नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अभी जारी है। शिवसेना के आधे से ज्यादा विधायक बागी होकर गुवाहाटी में कैंप लगाए बैठे हैं। हालांकि इसके बावजूद शिवसेना हार न मानकर लड़ाई के मूड में आ गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे के साथ होते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद शिवसेना के तेवर कम नहीं हो रहे। एक तरफ उद्धव गुट कमजोर हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी में बैठे बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत होता जा रहा है। तो संजय राउत ने आज बयान देते हुए कहा कि पहले हमने मुंबई आने का मौका विधायकों को दिया, लेकिन अब चुनौती देते हैं कि अगर वो वापस नहीं आए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यही नहीं, अब जंग सड़कों पर लड़ी जाएगी। संजय राउत ने यहां तक कहा कि एक केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहा है कि अगर सरकार बचाने की कोशिश की तो घर नहीं जा सकेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो साफ नहीं है, पर अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने आज फिर से 38 विधायकों के साथ वीडियो जारी कर कहा कि मुंबई से गुवाहाटी पहुंचे विधायक दिलीप लांडे भी उसमें नजर आए, यानी कि उद्धव गुट और कमजोर होता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि जो तेवर शिवसेना की ओर से दिखाई दे रहे हैं, आखिर उसका आधार क्या है? उद्धव ठाकरे के सामने सरकार को बचाने के लिए क्या क्या विकल्प बचे हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि बागी नेताओं को केवल शिवसेना की लड़ाई बताकर कांग्रेस और एनसीपी को क्या लाभ होगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं, बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। तो महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई बदस्तूर जारी है और उसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंदुकांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। इंदुकांत जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, पहले यहाँ पर मौका दिया जा रहा था, लगातार ये कहा जा रहा था कि विधायक वापस आए, महाराष्ट्र पहुंचे और सीएम से बातचीत करें, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन आज बदले हुए तेवर यहां पर देखने को मिले हैं शिवसेना के। संजय राउत ने जिस तरीके का बयान दिया है, उनकी साफ तौर पर चेतावनी कहा जा सकता है कि चेतावनी यहां पर विधायकों को दी है कि अगर वो वापस नहीं आते तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर शिवसेना करने वाली है। कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ये मानना है कि जो शिकायत खुद शिवसेना की है जी, कि एक तरह से शरद पवार को धमकी दे रहे केंद्रीय मंत्री, वास्तव में आप देखेंगे कि ये धमकी वो खुद दे रहे हैं। ये राजनीति डेमोक्रेसी में धमकी का कोई स्थान होना चाहिए क्या? आप अगर लोकतंत्र है और आपके पार्टी में लोकतंत्र है तो आप अपने विधायकों को धमकी दे रहे हैं। जो लोग सरकार बनाने वाले भविष्य में हो सकते हैं कंटेंडर्स, उनको धमकी दे रहे हैं। हम सड़क पर भी लड़ेंगे, ये क्या बात हुई भाई? जनता के बीच में आप गए, किस लिए गए? सड़क की लड़ाई करके गए, लोगों के बीच में अपनी बातें रख कर गए, अपने सिद्धांतों के बल पे गए। जब वो 106 विधायकों वाली भाजपा को छोड़ करके 56 विधायक लेकर के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब तो लोकतंत्र ठीक था। उस समय सड़क की लड़ाई भाजपा ने तो नहीं लड़ी। अब जब लगता है उनको कि उन्हीं के कुछ विधायक रुष्ट होकर के, उनसे अलग होकर ग्रुप बना करके सरकार गठन करने का एक नया प्रयास कर रहे हैं या उसकी संभावना दिख रही है, तो आप धमकी दे रहे हैं हम सड़क पे लड़ेंगे। किसने रोका है? सड़क पे लड़िएगा जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा। आप इस समय ये धमकी दे करके कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि हम प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करेंगे जी। आप देखिए, कानून व्यवस्था जो होता है हमेशा राज्य सरकार के हाथ में होता है।
जी। और राज्य सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं हम सड़क पे लड़ेंगे, अर्थात सड़क पे हम विधायकों को पकड़ेंगे, उनको दंडित करेंगे, सरकार बनाने में जो अड़चने हो सकती है वो करेंगे। तो देखिए जो समझदार, देखिए उद्धव ठाकरे ने उस दिन जब फेसबुक लाइव किया था साहिल जी, उस दिन उन्होंने कोई बात भाजपा के खिलाफ बोली? जब पता है कि हमारा घर कमजोर है तो कोई भी राजनेता सबसे पहले अपना घर संभालता है। आपका घर टूट रहा है, आपके लोग आपसे असंतुष्ट हैं और आप दूसरे को धमकाएं परोक्ष रूप से, ये राजनीति नहीं होता है। और मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र भारत का बहुत स्वस्थ और बहुत परिपक्व माना जाता है, इस तरह की जो भी धमकी देगा, आप देखिए पर्दे के पीछे से सभी जानते हैं कि भाजपा का इसमें पूरा का पूरा प्रश्रय होगा, जो भी सरकार को गिराएगा। राजनीति का ये वसूल भी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। और आप सड़क पर लड़ाई की बात कर रहे हैं, किससे लड़ेंगे? आपको क्या अपने ही पार्टी के लोगों से लड़ने की जरूरत पड़ गई? ये सोचना चाहिए उनको, खुद संजय राउत जी को। और वक्त बताएगा कि जब इतने इस तरह के इमोशनल भाषण दे करके इस तरह के सरकारी चीजों का सारा उपयोग दुरुपयोग करे, आप अपने विधायकों को साथ नहीं रख सके, तो आप इस तरह के बयान देकर क्या कर लेंगे? जी चलिए इंदुकान जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अमीन जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। अमीन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जिस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके की सियासत जो गरमा रही है और उद्धव सरकार के ऊपर एक संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेवर जो हैं वो सरकार के कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। एक तरफ तो सरकार खतरे में है, दूसरी तरफ एक के बाद एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और संजय राउत ने तो आज खुली चुनौती भी यहाँ पर दे दी। राजनीतिक पहलू से अगर बात की जाए, कैसे देख रहे हैं? जो प्रदेश में शासन कर रहे थे और कर रही है, उनको सबसे पहले देखना चाहिए था कि उनके यहाँ क्या कारण है जिसकी वजह से ये विद्रोह करके गए। ये दूसरी पार्टियों को ऊपर आक्षेप लगाना मुझे तो उचित नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अपनी ही कमजोरी, अपने ही विधायक नाराज, अपने ही मंत्री नाराज और वो चले गए। इनकी सत्ता क्या कर रही थी, इनका प्रशासन क्या कर रहा था, इनका सतर्कता विभाग कहते विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था और मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। इनके सीनियर मिनिस्टर और एमएलए एक नहीं ढेर सारे, जिनमें काफी बड़ा ग्रुप है, वो निकल के पहले गुजरात चला गया, उसके बाद निकल के आसाम चला गया और ये दूसरी पार्टियों को लाते बीच में। इनकी वजह से हुआ। भाई अपने ऊपर देखना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए कि क्या कारण था, क्यों नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी दर्शाई और बताई लोगों को कि हम इस वजह से नाराज थे। अब अपना जो है ये गुस्सा दूसरे के ऊपर थोपना, दूसरे के मंत्रियों पर लगाना, मुझे तो ये उचित नहीं देता है। इसके लिए तो देखिए, अब तो ये इनके पास ये रह गया है कि अगर वो चले गए विधायक, तो अब तो सिर्फ स्पीकर को ही पावर है कि स्पीकर ही पावरफुल होता है, वही वो हाउस में करेगा इनका डिसीजन, इनको कहाँ बैठना है, क्या करना है जी। और अंदर सेल्फ शेड्यूल वो डिस्क्वालिफिकेशन भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, ये मामला आएगा। अभी तो इनके पास एमएलए ही नहीं है, अब क्या स्थिति होगी वो जिसको पता चलेगा। जी बिल्कुल। इंदुकान जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इंदुकान जी, जिस तरीके से मेरा सवाल है कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जिस तरीके की गतिविधियां हम देख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें हम निकलकर सामने आ रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और जिस तरीके से शिवसेना का स्टैंड है, पहले यहाँ पर विधायकों को मनाने की कवायद की गई, लगातार कोशिश की गई, कई तरह से मनाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया कि विधायक आकर कहें और वो सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने वर्षा छोड़कर मातोश्री का रुख कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो विधायक हैं वो वापस आएँ, उनसे बातचीत करें, और अगर वो कहेंगे तो वो एनसीपी और कांग्रेस का दामन छोड़ने के लिए भी तैयार है, यानी कि जो अघाड़ी है उसे छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भी अपनी जो सहमति है वो दर्ज कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन अब हालात काफी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि संजय राउत के सुर बदल गए, संजय राउत इस तरीके से विधायकों को धमकी देने लगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने भी जिस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले एक संदेश जारी किया था, उन्होंने उसमें ये कहा था कि मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़ाई छोड़ रहा हूँ, मैंने वर्षा छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़ाई छोड़ रहा हूँ। यानी लड़ाई के मूड में तो वो भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, संजय राउत प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और ये संभव नहीं है कि वो जो भी बातें करते हैं
वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे या उनसे बातचीत के बिना कर सके। जी बिल्कुल। ऐसे में जो भी बयान संजय राउत के आते हैं, ये मान के चलिए कि वो सारी बातें जो तय की जा रही ऊपर से वही वो बोल रहे हैं। अब अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो बातें संजय राउत बोल रहे हैं, जुबान उनकी है, सोच और विचार या जो बोलने का मंशा है वो पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उनके सुपुत्र का है। जी आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस दिन ये विधायक पहली बार महाराष्ट्र से सूरत का रुख करते हैं, उसके बाद जब एक विधायक उनका वापस नागपुर आता है, आपको याद होगा नितिन देशमुख की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी जी। तो नितिन देशमुख से क्या बयान दिलवाया गया? जैसे वो महाराष्ट्र पहुंचे तब कि हमें एक तरह से किडनैप किया गया था, 200 पुलिस वाले हमारे पीछे थे और उन्होंने जबरन हमें अस्पताल में जांच कराने, भर्ती कराने की कोशिश की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल पहले भी कई चर्चाओं में उठाया कि नितिन देशमुख जी जो उनके विधायक जिनका बयान शिवसेना दिलवा रही थी, वो आखिरकार नितिन देशमुख जी वहाँ से आपके महाराष्ट्र से सूरत कैसे पहुँच गए? जी क्या 200 पुलिस वाले उनको उठाकर ले गए थे? तो आप महाराष्ट्र से सूरत पहुंचे अपनी इच्छा से, जब आपकी वहां बात नहीं बनी, जो बार्गेनिंग आप करना चाहते थे या उससे बड़ी चीज आपको ऑफर हो गई उद्धव साहब की तरफ से, तो आप नागपुर आके उलट बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। ये संजय राउत जी तो रोज कहते थे कि हमारे लोग कंट्रोल में है, वहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, लोग वापस आने वाले हैं। हाँ। उसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने वहाँ से वीडियो जारी कर दिया कि लीजिए हमारे साथ 37 से लेकर 40 विधायक हैं और उस वीडियो में सारे मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं, वीडियो करवा रहे हैं, कोई तो नहीं चिल्ला रहा है कि हमें किडनैप करके रखा है, हम परेशान हैं, हमको बंदूक की नोक पे रखा है। तो ये बातें कहना और इस तरह की जरूर बातें, देखिए पॉलिटिक्स में जब आप ताकत की पॉलिटिक्स चलते हैं तो ये हमेशा विश्वास रखिए, उम्मीद रखिए कि दूसरा भी जरूरत पड़ने पर ताकत की पॉलिटिक्स कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्वर हैं संजय राउत जी के, जो हमारे यहाँ कहा जाता है संस्कृत में और भारतीय दर्शन में साम दाम दंड भेद, पहले उन्होंने मान मनोबल किया, वो बात नहीं बनी, तब उन्होंने दाम की बात की कि हम तुमको ये पद देंगे, ये देंगे, जब वो बात नहीं बनी तो अब वो दंड की बात क्या है कि जो आएगा उसके साथ आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। इसके बाद एक अंतिम रणनीति का पार्ट होता है भेद, कैसे आपस में मतभेद पैदा करके चीजों को बनाया जाए, जिसपे शायद भाजपा इसमें महाराष्ट्र में काम कर रही है। जी अमीन जी, आप सहमत हैं जिस तरीके से अभी इंदुकान जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये समझाया कि साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है उस पर उतर आई है शिवसेना, और जिस तरीके से पहले पूरी कोशिश की गई विधायकों को मनाने की, मनोबल करके कोशिश की गई कि विधायक मान जाए, लेकिन उसके बाद उनकी बातें भी यहाँ पर मानने की कोशिश की गई, लेकिन अब जिस तरीके की सिचुएशन बन गई है उसके बाद अब दंड पर उतर आई है शिवसेना, दंड देने पर, यानी कि धमकी दी जा रही है कि अगर विधायक वापस नहीं लौटते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहमत हैं आप? ये जनप्रतिनिधि हैं, इन पर वो क्या करेंगे इससे तो इसके समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी जो बात कह रहे थे, साफ झूठ बोल रहे थे, जो उनके वहाँ से एमएलए छूट के आए हैं, उनका ये कहना था कि उनको अगवा किया गया था। जी जी। मेरा तो ये कह रहा है, वो दोनों माननीय विधायक आए थे, तो जब नुपुर शर्मा के ऊपर दिल्ली की लड़की और प्रवक्ता, इसके ऊपर बम्बई में केस किया जा सकता है, तो माननीय जो विधायक थे शिवसेना की, जो उनके अपने आदमी थे, उनकी सरकार है, आज भी वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके गृह मंत्री ने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की, उनका मेडिकल लीगल क्यों नहीं कराया गया? मैं जानता हूं कि सब बातें झूठी हैं, ये निराधार हैं और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अपने को बचना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये उनकी इंटरनल बात है, ये बीजेपी की लेना देना नहीं है। देखिए कांग्रेस भी चुप बैठी हुई है, एनसीपी भी चुप बैठी हुई है, यहाँ पर बीजेपी को ये टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इनका काम है पार्टी को बदनाम करना, जबकि इनकी अपनी सरकार खुद नहीं चल पा रही है। इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल, और इनकी विचारों से सहमत नहीं हूँ। अगर ये समझदार होते तो पहले ही इनके विधायक इनको नहीं छोड़ते, इनको कैसे छोड़ दिया इनके विधायकों ने? ये देखने वाला सीन है। और क्या बात है, क्यों रोष है इतना कि आज वो विद्रोह करने को उतर आए हैं, पार्टी तोड़ने को उतर आए हैं? ये तो इनको समझदारी सोचना होगा। और इनके प्रवक्ता आप जो कह रहे हैं, अभी जो हमारे सज्जन डिबेट में कह रहे थे कि जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जो बातें करते हैं, संजय राउत जी ने बातें की हैं, वो वाकई उनके जो उनके उद्धव जी हैं उनसे और सभी लोगों से, सीनियर नेताओं से बात करते, वो अपनी पार्टी की बात रखते हैं। बिल्कुल। हमें तो इस मामले में देखा है कि पार्टी का अपना खुद का फेल्योर है,
और किसी को दोषारोपण करना उचित नहीं है। चलिए, संदीप शुक्ला जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में, और जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है शिवसेना में, क्योंकि विधायक जो हैं वो समर्थन यहाँ पर देते हुए नजर आ नहीं रहे। पहले शिवसेना के अंदर जो कोशिश की जा रही थी वो विधायकों को मनाने की कोशिश थी, लेकिन एक रात में ही सुर इतने ज़्यादा बदल गए कि अब धमकी पर उतर आए हैं। संजय राउत ने साफ तौर पर सीधे शब्दों में चेतावनी यहाँ पर दी है, और उन्होंने साफ कहा है कि पहले मौका दिया था, अब चुनौती दे रहे हैं कि अगर वापस नहीं आते हैं तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर विधायकों पर की जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं सर? पूर्ण रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का यह हिस्सा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक स्थिरता आई महाविकास आघाड़ी के लिए, और उसके बाद अपने ही विधायक अपने नेता के पास कई बार शिकायत करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, पद नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं। उन चीजों को सुनने के बजाय शिवसेना ने अपनी रणनीति बदल दी। तब तक विधायकों ने कहीं भी नहीं ये नहीं कहा था कि वो जो है शिवसेना के विरोध में है या उद्धव जी के विरोध में है। इस तौर पर उन विधायकों ने हमेशा यही कहा कि वो शिवसेना के साथ खड़े हैं, बाला साहब के हिंदुत्व के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। इसलिए जो दल उनके साथ उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे तौर पर एनसीपी और कांग्रेस पर उनका तो घात था, और वो चाहते थे कि इनसे दूरी बनाई जाए। क्योंकि आपने अगर देखा होगा महाराष्ट्र में जो बजट अलॉटमेंट होता है, जो फंड मिलते हैं विधायकों को, उसमें 53-54% बजट एकमात्र एनसीपी को मिले हैं, और कांग्रेस और शिवसेना को जो है उसके मुकाबले कम बजट मिले हैं। जो दर्द था वो टेक्निकल था। उसके बाद अगर हमने भावुक बयान जो उद्धव जी का सुना, उसमें जो उन्होंने कहा, उन्होंने माना कि वो कहीं ना कहीं बीमारी या स्थिरता के कारण जो है वो लोगों से दूर रहे, लोगों से नहीं मिले। आज एक बात देखिए, एक मुख्यमंत्री अगर ये बात कहता है कि वो बीमार थे, अस्वस्थ थे, इसलिए लोगों से नहीं मिले, यह मुख्यमंत्री का अपना एक जो है एक वो पक्ष दिखता है। बतौर पत्रकार जब हम लोग जब होते हैं तो किसी एक व्यक्ति की बीमारी और इसको लेकर जो है इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती कि आप पूरे राज्य को हाथी पर रख दो। चार्ज आप अपने बेटे को दे सकते थे, चार्ज अपने शिवसेना के दूसरे नेताओं को दे सकते थे जो महाराष्ट्र में बेहतर करने की कोशिश करे। इस तरह की पहल नहीं हुई। उसके बाद एक भावनात्मक बयान जो है उद्धव जी की तरफ से दिया गया। उन भावनात्मक बयानों के बाद देखिए, जब वहां से एकनाथ शिंदे जी ने अपनी बात कही, दूसरे विधायकों ने लेटर भेजा, उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रामा मुंबई की सड़कों पर चला। क्या चला कि मुझे मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहता हूं, मैं इसको लात मारता हूं। और उन्होंने वर्षा, जो मुख्यमंत्री का अपना आधिकारिक निवास है, वहां से निकलकर वो मुंबई अपने घर मातोश्री आ जाते हैं। और ये पूरे प्रोसेस में महिलाओं को आगे रखा जाता है, कैमरे वहां इकट्ठा किए जाते हैं जहां पर जो है लोग इकट्ठा हो, जहां पर लोग जो है उनको हार फूल माला पहुंचाई जा रही है, और इस तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि शिवसेना ने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। लेकिन मैं पूछता हूँ भोले भाले शिवसैनिकों से, जिस तरह की स्थिति आज शिवसेना ने की है, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? क्या अब तक उनके पास मुख्यमंत्री पद नहीं है? और अगर आपके पास है तो ये नाटक करने की क्या जरूरत है कि मैं मुख्यमंत्री आवास से निकल रहा हूँ, मातोश्री से निकल रहा हूँ, पद त्याग दे रहा हूँ? तो निश्चित तौर पर शिवसेना ये ढोंग कर रही है। और ये जो आपने आखिरी में जो सवाल पूछा कि जो शरद पवार जी को लेकर, वो जब शरद पवार से मिलते हैं, संजय राउत वैसे तो पत्रकार है, लेकिन उनकी भाषा जिस तरह से निकल रही है, आज सुबह वो यशवंतराव चौहान जहां पर शरद पवार जी बैठते हैं उनसे मिलने गए, मिलकर आने के बाद वो सीधे तौर पर अपने ही विधायकों को धमकी दे रहे हैं, अपने ही विधायक दल के नेता को धमकी दे रहे हैं, आप आकर दिखाओ, मुंबई में घुस के दिखाओ, सड़कों पर लड़ाई होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल ये भी है संदीप जी, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर उठाई कि वर्षा छोड़कर मातोश्री तो आप चले गए, लेकिन इस्तीफा आपने अभी तक नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि विधायक आए, बातचीत करें, नाराजगी दूर कर दी जाएगी, जो भी शर्तें हैं वो मान ली जाएगी, तो अपनी शर्तें तो वो बता चुके हैं
तमाम जो विधायक हैं वो अपनी शर्तें बता चुके हैं पत्र के माध्यम से, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है उसके माध्यम से भी वो बता चुके हैं। तो आप कीजिए ना, कोई बड़ा कदम यहाँ पर जरूर उठाइए। निश्चित तौर पर देखिए, एकनाथ शिंदे जी जब उन्होंने जो जिनके नेतृत्व में आज ये सारे विधायक इकट्ठा हुए हैं, हाँ। उन्होंने पहले ही कहा कि हम कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से नाखुश हैं। बिल्कुल। हमारी पहली शर्त यही है हाँ। कि हम उस मुख्यमंत्री पद से त्याग देकर इनके साथ गठबंधन तोड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो निश्चित उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। हाँ। उसके बाद उद्धव जी ने क्या उनकी भावनाओं का कदर रखते हुए क्या उन्होंने इस तरह की कोशिश की, ये एक बड़ी कोशिश होती है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जब वो शरद पवार से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अजित पवार के बयान को देखिए, अजित पवार खुद बयान दे चुके हैं कि कहीं भी जो है कोई विवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहीं बीच में नहीं दिख रही है। बिल्कुल। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द विवाद को खड़ा करना या फिर इस तरह की स्थिति करना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये बात अब माननी पड़ेगी और पत्रकार भी कहने लगे हैं कि क्या शिवसेना को शरद पवार चला रहे हैं, क्या शरद पवार ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो शिवसेना टूट के कगार पर है और यही शिकायत तो विधायकों की भी थी कि शरद पवार ही सारे कर्ता धर्ता बन गए हैं। तमाम चीजें, अगर उन्हें एक छोटा सा कार्यक्रम भी करना होता है तो पहले एससीपी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ना कि शिवसेना को। चाहे शिवसेना का कोई भी विधायक हो, वो काम नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। इंदु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। इंदु जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर संदीप जी ने कही और लगातार हम देख भी रहे हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन यहाँ पर पूरी तरह से लेते हुए नजर नहीं आ रहे उद्धव ठाकरे। क्योंकि इस्तीफा देने की बात की गई, इस्तीफा नहीं दिया गया। दूसरी तरफ विधायकों को मनाने की बात की जा रही थी, विधायकों ने अपनी बात रख दी पत्र के माध्यम से। एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो बड़ा कद रखते हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि वो एक सच्चे शिवसैनिक हैं, वो सत्ता के लिए धोखा नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। तो तमाम तरीके की जो चीजें की जा रही हैं वो तो अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर विधायक मान जाए तो शिवसेना यहां पर बच जाएगी। आप ठीक कर रहे हैं साहिल जी। देखिए, जो अभी अमीन जी ने कहा आपकी चर्चा में और संदीप शुक्ला जी ने भी विस्तार से बताया। देखिए, अगर सत्ता का मोह नहीं होता तो मैं दो टूक कहना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी ये नौटंकी नहीं करके पद छोड़ देते जी, क्योंकि ये विशुद्ध नौटंकी है कि आप मुख्यमंत्री ये बताएं कि हम लोग पत्रकार हैं, कभी भी आपने देखा था कि वो कब निकल करके वर्षा गए थे मातोश्री से जी? किसी के मीडिया की बाइट थी और आपने मीडिया में बाकायदे पब्लिसिटी करके नौटंकी करने के लिए बताया, मीडिया को बुलाया कि आप आइए, ये दिखाइए पूरे देश को लाइव कि ये छोड़ करके वर्षा चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो आवास का नाम है वहाँ पे। तो आप अगर नहीं चाहते तो गुपचुप चले जाते। और आपको जो पब्लिक में करना था कि सचमुच हमको पद का मोह नहीं है, तो आपको सीधे त्यागपत्र देना चाहिए था। बिल्कुल। आप त्यागपत्र मान लीजिए कि राज्यपाल को देते तो सत्ता से चले जाते। आप कहते हैं मैं त्यागपत्र लेके बैठा हूँ फेसबुक लाइव में, त्यागपत्र लिखते और अपने पार्टी के विधायकों को भेज देते कि ये त्यागपत्र मैं अपना आप को भेज रहा हूँ। ये नौटंकी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है इंदु जी, क्योंकि आप पद से त्याग पत्र देने की बात तो बहुत बात की थी, लेकिन उससे पहले जो विधायकों की नाराजगी थी जो उन्होंने जाहिर की, उस पर काम किया जाता। विधायकों को इस बात का आश्वासन दिया जाता कि उस तमाम नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा और उस तरीके के कदम उठाए जाते ताकि विधायक आश्वस्त हो जाते कि हाँ, उनकी भी एक मौजूदगी जो है पार्टी में उसकी कीमत है। क्योंकि लगातार विधायकों का यही कहना है कि उनकी अनदेखी यहाँ पर की जा रही थी। ठीक कह रहे हैं। देखिए साहिल जी, महत्वपूर्ण क्या है, आप एक चीज मार्क करिएगा कि जो समस्या एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायकों ने कहा है, ठीक वही समस्या, और वो गए हैं इसमें गुवाहाटी। हाँ, आप देखें आसाम के जो मुख्यमंत्री हेमंत इंदु जी, थोड़ा जल्दी, समय कम है हमारे पास। वही समस्या लेकर वो गए थे राहुल गांधी के यहाँ कांग्रेस में। हाँ, हाँ। जी, और वो आज वो मुख्यमंत्री है भाजपा के कोटे से। जी जी, उनको भी राहुल गांधी ने समय नहीं दिया था, कुत्ते को खिला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज इनका भी शिकायत जो है उसको दूर नहीं किया उन्होंने। जी संदीप जी, वो ये नौटंकी की समय बहुत कम है जी। संदीप जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, समय बहुत कम है, 10 सेकंड। साल बीता है उद्धव जी के महाराष्ट्र में। आप इस चीज को देखिएगा, कोरोना से त्रस्त था महाराष्ट्र। मुंबई से जो कामगार थे, देश भर के जो कामगार थे, वो सड़कों से जा रहे थे, वो चाहते थे 2 जोड़ की रोटी मिल जाए, वो आप नहीं दे।
मुंबई में मेडिकल सुविधा पूरे विश्व में हाँ। मतलब एक तरह से मेडिकल सुविधा के मामले में मुंबई को हाँ। 1 नंबर 2 नंबर पर माना जाता है। मुंबई की मेडिकल जी सुविधा अमित जी को आ रहा हूँ अगर आपके और पास। ठीक है। मुंबई की मेडिकल सुविधाओं को सुधार दिया गया होता तो हम अगल बगल के राज्यों को भी मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। जो क्वारंटाइन सेंटर बने उसमें बहुत बड़े घपले हुए। ठीक है। उसके बाद संदीप जी यानी कि संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं फेलियर रहा है सरकार का, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? समय बहुत कम है सर, माफ कीजिएगा मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। ठीक है अमीन जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, 10 सेकंड जल्दी। एमएलए ने बता दिया है इनकी पार्टी के हाँ। कि मैंने माना हाँ। चांद क्या चांद से ज्यादा हसीन है हम, हाँ। और अगर हम न चाहें तो कुछ नहीं है हम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमीन जी आपने। बता दिया उन्होंने जी, हमारे बिल्कुल। से आप मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल जी। चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा, माफी चाहते हैं समय कम था इसलिए इस चर्चा को हमें यही रोकना पड़ रहा है। और जिस तरीके के जिस तरीके की गतिविधियां नजर आ रही हैं महाराष्ट्र में, उससे तो साफ जाहिर होता है कि उद्धव ठाकरे के सामने सरकार को बचाने के लिए अब बहुत कम विकल्प यहां पर बचे हैं। और जिस तरीके की गतिविधियां यहां पर शिवसेना की तरफ से की जा रही हैं, आखिर उसका आधार क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले कोशिश की जाती है विधायकों को मनाने की और एक रात में ही सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या कुछ अंजाम निकलकर सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।